हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी या भूगोल की लेसन प्लान डायरी किस प्रकार से बनाई जाती है उसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना। जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है या जिस विद्यालय के अंदर आपकी पाठ्य योजना डायरी तैयार कर रहे हैं या आप पाठ्य योजना दे रहे हैं उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार करो, आज अपन कक्षा 7 की पाठ्य योजना तैयार करेंगे। कक्षा 7 विषय हो जाए आपका भूगोल विषय। जिस कालांश में आप बना रहे हो वो कालांश और समयावधि जाएगी आपकी 30 मिनट। मित्रों, जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है भारत की प्रमुख फसलें। इस प्रकरण के ऊपर पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सामान्य जानकारी दे दूं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटे वाला आइकन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें जिससे हमारा हर्षवर्धन हो सके। तो प्लीज़ मित्रों सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मित्रों, आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है वो है आपके शिक्षण के उद्देश्य। हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण के उद्देश्य। इसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाने, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित द्विवार्गत परिवर्तन। शिक्षण के उद्देश्य के बारे में आपको बता दूं। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य है कि छात्र अध्यापक शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है तो इस शिक्षण से बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन होगा वो शिक्षण के आपके उद्देश्य हो जाएंगे। तो पहला शिक्षण का उद्देश्य आता है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य कारण बच्चे में जो अपेक्षित द्विवार्गत परिवर्तन को लिख दीजिए। छात्र भारत की प्रमुख फसलों के बारे में प्रत्याशमन एवं प्रत्याभिज्ञान कर सकें। द्वितीय आता है अवबोध। छात्र भारत की प्रमुख फसलों खरीफ रबी जो भी फसलें हैं ज़्यादा उनकी फसलों के संबंध में रुचि ले सकेंगे, अंतर स्पष्ट कर सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे। तो ये हो जाएगा अवबोध। तृतीय जो शिक्षण का उद्देश्य यहाँ से निकल के आता है आपका तृतीय जो शिक्षण का उद्देश्य तृतीय शिक्षण के उद्देश्य को लिखेंगे आपका ज्ञानोपयोग। छात्र भारत की प्रमुख फसलों के बारे में जीवन में दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। चौथा आता है कौशल, पांचवा आता है अभिरुचि, छठवा आता है अभिवृत्ति। इस प्रकार से आपको 6 के जो शिक्षण के उद्देश्य इन 6 के शिक्षण के उद्देश्य को लिख लेना है। शिक्षण के उद्देश्य के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। शिक्षण के उद्देश्य मतलब ये है कि आप बच्चे को जो प्रकरण पढ़ाना चाह रहे हैं, जो विषय वस्तु पढ़ाना चाह रहे हैं, उस विषय वस्तु को ग्रहण करके आप पढ़ के बच्चा अपने आप में क्या अंतर ला सका या वो विषय वस्तु आप पढ़ा के बच्चे के अंदर क्या अंतर लाना चाह रहे हैं, वही शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो 6 के शिक्षण के उद्देश्य आपको लिख लेना है। शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में मित्रों जो यहाँ से आपकी नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। तो हेडिंग लगा ली शिक्षण के उद्देश्य। हेडिंग लगाने के बाद अच्छा शिक्षण के उद्देश्य आपने लिखी ली। लिखने के पश्चात में नेक्स्ट है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। तो हेडिंग लगा ली शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य कि छात्र अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है तो शिक्षण कराते समय जो जो शिक्षण सामग्री उनके शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री के लिए लपेट प्लग हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्याम पट हो गया इत्यादि सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान हेडिंग के अंदर आप लिखेंगे छात्र भारत की फसलों के बारे में सामान्य जानकारी पहले से रखते हैं। तो ये जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। इस प्रकार का आपको ये सारी खाना पूर्ति कर लेनी। ये करने के पश्चात मित्रों जो यहाँ से आपकी नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है उस नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले आप इन सारी चीज़ों को परिपूर्ण करने के पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी प्रस्तावना प्रश्न। थोड़ी लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। मित्रों, प्रस्तावना प्रश्न के बारे में थोड़ी मैं आपको सामान्य जानकारी प्रदान कर देता हूँ कि प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है। प्रस्तावना प्रश्न से तात्पर्य है कि छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को जो विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाने से पूर्व उसको जोड़ने के लिए या उस विषय वस्तु से उनको जोड़कर पढ़ाने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। तो इसके अंदर आपको 2 कॉलम बना लें, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। इसके अंदर आपको बच्चों से प्रश्न पूछने हैं और कम से कम आपको 4 प्रश्न, अधिक से अधिकतम आप 6 या 7 प्रश्न बच्चों से आप पूछ सकते हैं। और जो ये प्रश्न आप पूछेंगे तार्किकता के क्रम में होने चाहिए। कहने का मतलब जो प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं उस प्रकरण से संबंधित भी हो सकते हैं या अन्य प्रकरण से संबंधित भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रश्न तार्किकता के क्रम में पूछने हैं और ये प्रश्न एक दूसरे से जोड़ते हुए जो विषय वस्तु आप पढ़ाना चाह रहे हो उससे आपको जोड़ते हुए प्रश्न पूछने हैं। और अंत के अंदर आपको एक समस्यात्मक प्रश्न पूछना है जिसका बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे। मित्रों, जितना अच्छा आप प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना तेजी अपनी प्रभावपूर्ण बनकर निकल के आएगी। तो पहला प्रश्न छात्र अध्यापक ने पूछा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे भोजन करते हैं।
भोजन में आप क्या करते हैं, तो गेहूँ, चावल, बाजरा वगैरह करते हैं। चावल आदि किसान के रूप में उगता है, तो फसल के रूप में। भारतीय प्रश्नों से आप क्या समझते हैं, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इस समस्या का समाधान छात्र अध्यापक विद्यापीठ द्वारा किया जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आएगी यहाँ से उद्देश्य कथन। तो हेडिंग लगा लीजिए उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, बच्चों आज हम भारत की प्रमुख फसलों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी, वो है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग लगा लीजिए और इसके अंदर आपको 5 कॉलम बना लें। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्ययन क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि व शाम पट कार्य। मित्रों जो प्रस्तुतिकरण होता है उसके अंदर आपको जो विषय वस्तु आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण प्रस्तुतिकरण आपको इसी के अंदर देना रहता है। तो पहला शिक्षण बिंदु है आपका खरीफ की फसल। इस खरीफ की फसल शिक्षण बिंदु से संबंधित मैंने छात्र अध्ययन क्रिया के अंदर आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है। इन विकासात्मक प्रश्नों को आप लिख लीजिए। भारत में मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल कौन सी, तो बच्चे उत्तर दे देंगे। तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे चावल। विधि हो जाएगी आपकी प्रश्नोत्तरी विधि। चावल किस प्रकार की फसल है, बच्चे उत्तर देंगे खरीफ की फसल। खरीफ की फसलों से क्या आशय, तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, समस्यात्मक यानी उत्तर हो जाएंगे। तो छात्र अध्ययन द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। ये ग्रीष्म काल की फसल है जो वर्षा में प्रारंभ होकर काट ली जाती है। ये फसल पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करते हैं, वर्षा की कमी पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपकी खरीफ की फसल। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। और जो शाम पट कार्य है उसको परिपूर्ण करने के लिए आप ब्लैक चार्ट लगा लीजिए। इसके महत्वपूर्ण बिंदु को आप इसके अंदर लिख लीजिए। इसके पश्चात आते हैं इसके बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए आप यहाँ पे। बोध प्रश्न है खरीफ की फसल कौन कौन से काल में बोई जाती है, तो बच्चे उत्तर देंगे ग्रीष्म काल में। खरीफ की फसलें कौन सी होती है, तो मक्का, उड़द वगैरह सारी चीजें खरीफ की फसल होती है। तो विधि कौन सी आएगी आपकी प्रश्नोत्तरी में विधि। मित्रों जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा प्रत्येक शिक्षण बिंदु के पश्चात में पूछे जाते हैं और इसलिए पूछा जाता है ताकि बच्चे का ध्यान पढ़ाए गए प्रकरण से इधर उधर भंग नहीं हो। आप इन्हें पुनरावृत्ति प्रश्न भी कर सकते हैं। इसके पश्चात में द्वितीय आपका जो शिक्षण बिंदु आता है वो है रबी की फसल। तो रबी की फसल से संबंधित देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा दिए। तो विकासात्मक प्रश्नों को आप लिख लीजिए। किसान किन किन फसलों को अपने खेतों में उगाता है, तो बच्चे गेहूँ, मक्का। गेहूँ किस प्रकार की फसल है, तो बच्चे रबी की फसल। रबी की फसल से क्या है, तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो विधि हो जाएगी आपकी प्रश्नोत्तरी विधि। और जो छात्र अध्यापक कथन है उसके अंदर लिखेंगे ये फसल शीतकाल के प्रारंभ से अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और ग्रीष्म काल के आरंभ होने के समय मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इस समय जल की आवश्यकता कम होती है, इसलिए मुख्य फसलें गेहूं, चना, जौ वगैरह ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। और शाम पट कार्य को मैंने आपको पहले बता दिया ब्लैक चार्ट लगा के। जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखाया है इसमें से आप महत्वपूर्ण बिंदु को छांट लीजिए और उसके अंदर शाम पट कार्य के अंदर आप इसको लिख लीजिए। इसके पश्चात आपको बोर्ड प्रश्न बच्चों को पूछ लेना है। बोर्ड प्रश्न के बारे में मैंने पहले सामान्य जानकारी आपको दे दी। जो बोर्ड प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछा जाता है, इसलिए पूछा जाता है ताकि बच्चे का ध्यान इधर उधर पाठ से भंग नहीं हुआ, एकाग्रचित होकर पाठ में लगा रहे। मित्रों इसके पश्चात में जो तृतीय शिक्षण बिंदु आता है आपका, उस तृतीय शिक्षण बिंदु को लिखेंगे आप जायद की फसल। तो जायद की फसल से संबंधित एक मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा दिए। तो विकासात्मक प्रश्नों को लिखेंगे गेहूं, चावल आदि भारत की क्या है, तो बच्चे उत्तर प्रमुख फसलें। मौसम के आधार पर भारत में सबसे फसलें कितने प्रकार की, तो बच्चे उत्तर 3 प्रकार की। जायद की फसलों से क्या आशय, तो बच्चे उत्तर हो जाएंगे। तो छात्र अध्यापक द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। जायद की फसलें ग्रीष्म काल के प्रारंभ से बोई जाती है तथा मई, जून, जुलाई तक काट ली जाती है। इनमें प्रमुख फसलों में सब्जियां, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा आदि। इन फसलों में लगभग भारत के सभी राज्यों में उत्पादित की जाती है। तो ये जाएगी जायद की फसलों के बारे में विकासात्मक प्रश्न लिख लीजिए आपने। और छात्र अध्यापक कथन भी हो जाएगा। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। और शाम पट कार्य को आप परिपूर्ण कर ही लीजिएगा। वही 5 कॉलम बनाने, इसके अंदर आपको शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि और शाम पट कार्य। तो शाम पट कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिए। जो बोध प्रश्न है उन बोध प्रश्नों को आप लिख लीजिए। बोध प्रश्न के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। तो बोध प्रश्न लिखने के पश्चात में जो आपकी पाठ योजना यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न के बारे में आपको बता दो जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न उनके द्वारा किसी भी प्रकार के तैयार किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं जैसे मैंने प्रश्न बनाया उसी प्रकार से आप भी प्रश्न तैयार करें। आप लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक किसी प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं जिससे बच्चों का मूल्यांकन आप कर सकें। तो इस प्रकार से आप प्रश्न बना लीजिए। जैसे मैंने प्रश्न बनाया उसी प्रकार से या मैंने बताया उसी प्रकार में से आप प्रश्न तैयार कर लीजिए। और मित्रों बच्चों को अंत के अंदर आपको गृह कार्य दे देना है ताकि बच्चे घर पे जाकर अपना जो खाली समय है उसका सदुपयोग आसानी से कर सके। और आपको गृह कार्य ऐसा देना है जिसको बच्चे घर पे जाकर आसानी से कर सके। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मित्रों पढ़ाई संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ें ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।